आजकल आप ध्यान दोगे तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि आप किस जाति से हो, किस संप्रदायवाद से हो, कौन से समुदाय से हो। ये सब पूछा जाना आजकल आम हो चुका है। इसीलिए जयप्रकाश नारायण जी चाहते थे कि जातिवादी बंधनों को तोड़ डालो, जाति का जो प्रथा है उसको तोड़ डालो, अंतरजातीय विवाह करो। और युवाओं ने ये सुनकर जनेऊ जनेऊ लोग पहले जनेऊ पहनते थे, सूती का धागा का बनता था, उसका लोग सेवन करते थे। बहुत लोग, सॉरी सेवन नहीं, उसका लोग इस्तेमाल करते थे पहनने के रूप में। तो उसका भी इस्तेमाल लोग छोड़ दिया, जनेऊ तोड़ दिया। मतलब बहुत कुछ उस समय त्याग भी हुआ था, जातिवाद छोड़कर अंतरजातीय विवाह भी हुआ। लेकिन ये करने वाले कौन लोग थे? क्या एक भी बड़े श्रेणी के लोग उसमें थे कि जो अंतरजातीय विवाह किए? क्या ऐसे लोग थे जो बड़े कास्ट में होते हुए जनेऊ उतार दिए? नहीं उतारे। आजकल नौजवानों की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि इन लोगों को पसंद नहीं आता तो अलग बात है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या उच्च श्रेणी के लोग जयप्रकाश नारायण जी के बातों को माने क्या? उनके बातों को अपने आदर्श में डाले क्या? अपने जीवनचर्या में डाले क्या? और कितने उच्च श्रेणी के लोग हैं जो अंतरजातीय विवाह करने के लिए तैयार हो गए, बिना दहेज लिए विवाह करने के लिए तैयार हो गए, जनेऊ उतार दिए। मैं ब्राह्मणों और पंडितों की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों नहीं उतार सकते, क्योंकि इनका धार्मिक संस्कार भी यही बोलता है, ये नहीं उतार सकते। अपने नाम के आगे पीछे सूचक टाइटल्स को हटा दो, ऐसा जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण जी का कहना था कि अपने नाम के आगे सूचक चाहे टाइटल जो भी है उसको हटा दो। किसी ने माना है क्या? आज कौन सा राजपूत है जो अपने नाम के आगे सिंह नहीं लगाता होगा? कौन सा ब्राह्मण है जो अपने नाम के आगे ब्राह्मण पाठक नहीं लगाता होगा? आज कोई भी ऐसा कास्ट में बहुत कम लोग बचे हैं जो अपना सूचक नहीं लगाते हैं, टाइटल्स नहीं लगाते हैं कि हमारा टाइटल क्या है, श्रेणियां क्या है। जात एक ऐसी व्यवस्था हो गई है आज के जमाने में कि जात की वजह से ना हम अपने आप को देख पा रहे हैं, ना आपके बलिदान को देख पा रहे हैं, ना ही अपने इस देश को देख पा रहे हैं, ना ही अपने इस राज्य को देख पा रहे हैं, ना इस देश के भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं। केवल जात जात जात। है क्या यार जात? है क्या समुदाय? तुम कितने दिन इस समुदाय, कितने दिन इस जात में रह सकते हो? जब तक रह सकते हो तब तक तुम्हारे शरीर में जान प्राण है, उसके बाद नहीं रह सकते। उसके बाद आप अगर बताओ कि आप रह सकते हो उस जाति प्रथा में तो मैं मान जाऊंगा उसके बाद कि आप रह लोगे। केवल नाम रह जाता है, बाकी कुछ नहीं रहता है। तो केवल नाम के लिए हम क्यों काम करेंगे? केवल नाम से हमें क्या मिलने वाला है? इसीलिए हमें सब बदलाव करना जरूरी है। सबसे पहले मैं यहां पर देता हूं जोर, जाति की बंधनों को तोड़ डालो। जाति की बंधनों को तोड़ने से मतलब है कि सबसे पहले अंतरजातीय विवाह राजी करो, अंतरजातीय मित्रता रखो, अंतरजातीय दोस्ती रखो, अंतरजातीय संबंध रखो, अंतरजातीय वर्क में मतलब जो भी काम करते हो उसमें अंतरजातीय मतलब हर प्रकार के हर जात के लोग उसमें होने चाहिए। तो ये सब धीरे धीरे आपको मतलब उठकर खड़ा होना पड़ेगा सामने। और कोई भी बड़े जात वाले, उच्च श्रेणी वाले ये सब बदलाव नहीं कर सकते। हम BC1, BC2, EBC, ST SC वाले लोग ही ये सब कर सकते हैं, बाकी किसी की औकात नहीं है जो कर लेवे। केवल हौवा बनाने से, बात करने से, ढिंडोरा पीटने से, डंका बजाने से कुछ नहीं होता है। उसके लिए हमें काम करना पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, सिकंदर, ये लोग क्या ढिंडोरा पीटते थे क्या कि हम इस जात के हैं, हम इस जात के, हम इस जात के हैं? हम सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के धरती पर जन्मे लोग हैं, इधर उधर के लोग नहीं है, अखंड भारत के लोग हैं। और अखंड भारत का मतलब क्या होता था? जातिवाद, श्रेणीवाद से बाहर निकलो, जातिवाद, संप्रदायवाद से बाहर निकलो, आपसी झगड़े को छोड़कर अपने राष्ट्र के लिए आगे बढ़ो, अपने राष्ट्र के लिए काम करो। लेकिन ये आपको कितना बताया जाए, किस किस माध्यम से बताया जाए? कितने लोग हैं जो इसको बताने के लिए तैयार है, आप मानने के लिए तैयार हैं? हर श्रेणी के उच्च आदर्श जो होते हैं उसको हम लोग भूलते जा रहे हैं।
एक किसान का आदर्श क्या है, उनका दिनचर्या क्या है? उनका दिनचर्या है किसानी करना, सेवा करना, खेती बाड़ी का, अपनी माता जमीन मतलब अपनी माँ का सेवा करना, वहां से उपजा हुआ हर सामान का इस्तेमाल अपने फायदे, अपने देश के फायदे, अपने जनहित के फायदे, अपने पशुओं के फायदे के लिए इस्तेमाल होता था। आज कोई भी अरबपति खरबपति अपने सोने को, सोना चांदी हीरा मोती गाड़ी जेवरात को रोड पर से फेंक नहीं सकता है, लेकिन हम किसान लोग आज सोने की वैल्यू आप गेहूं से लगा सकते हो। गेहूं हमारा 3 महीने तक वैसे ही खेत में रहता है, एकदम पकने के बाद डर रहता है कि कभी उसमें आग ना लग जाए, लेकिन फिर भी हम लोग खेत में उसको छोड़ते हैं। खेत में छोड़ते ही नहीं है, जब तक उसी में रहता है तब तक वहां से काट कर घर पे ना आ जाए, उसका देवड़ी ना हो जाए। ये महीना अप्रैल का महीना, ये देवड़ी का महीना होता है यूपी बिहार में, और ये महीना हम लोग के लिए बहुत टेंशन वाली बात हो जाती है। अभी जो हवा चल रहा है, हवा के वजह से लाइट भी काट दिया जाता है दोपहर में, कि इसके वजह से तार गर्म होकर टूटे ना, और ना टूटकर खेत में नहीं गिरेगा तो आग नहीं लगेंगे। बहुत लोग जबरदस्ती आग लगा दिया करते हैं, जबरदस्ती नहीं, जानबूझकर जलन से। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे भी देखा है कि छोटे जात के पास उतना ज्यादा जमीन है, बड़े श्रेणी वाले को नफरत हो गया, वो आग लगा दिए। बड़े श्रेणियों से मतलब मेरा राजपूताना से है, और मैं ये सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहा हूं, ये मतलब हम नाम भी जानते हैं, लेकिन नाम मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि वह भी हमारे भाई बंधु हैं, वह भी हमारे देश के लोग हैं, वह भी हमारे राज्य के लोग हैं, इसलिए मैं उनका भी इज्जत नहीं उछालना चाहता। हमारे लिए सब आदरणीय हैं। आप किसी भी श्रेणी के हो, जनरल श्रेणी के हो, ओबीसी में BC1 BC2 EBC SC ST, आप किसी भी श्रेणी के हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बस हमारा साथ दो बिहार बनाने में, बिहार गढ़ने में, क्योंकि बिहार बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, बिहार जागे तो देश आगे। ये नारा हमें लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि बिहार आगे तो देश आगे, क्योंकि हर चीज हम लोग अखंड भारत के लिए किए हैं। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ये लोग अखंड भारत का सपना लिए काम करते थे, अखंड भारत के लिए मर भी गए, अखंड भारत का सपना अपना पूरा भी किया। हर जगह पर उनका ही राज्य चलता था। क्यों चलता था? बिना मतलब का तो चलता नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो ये सब कारणों को ध्यान में रखते हुए वो कुछ ना कुछ करते थे, अपने जनता की भलाई करने के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, इन सब के भागदौड़ को संभालने के लिए लोग किया करते थे। आज के जमाने में उतना नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज के जमाने में मिसाइल है। अगर एक मिसाइल किसी देश पर लॉन्च हो रहा है तो पूरा तहस नहस, बर्बादी ही बर्बादी है। ऐसा नहीं कि उसी देश की बर्बादी होती है, जो देश हमला करता है उसका भी बर्बादी होता है, जो देश उससे जिस पर हमला होता है उसका तो पूरा तरीके से बर्बादी है। आप जापान का एग्जांपल ले सकते हो, जापान का हिरोशिमा नागासाकी का एग्जांपल ले सकते हो। 2 जगह पर परमाणु अटैक हुआ था, लेकिन फिर भी खड़ा है कि नहीं है? फिर भी जापान खड़ा है। क्यों? अमेरिका की मदद से खड़ा है। लेकिन आज भी जापान का जितना भी भागदौड़ संभाला जाता है अमेरिका के द्वारा होता है, लेकिन जितना भी टेक्नोलॉजी है जापान देता है। जो भी रेलवे फास्ट चलने वाला है जापान में है, जो भी सिस्टम है बढ़िया जापान में है, जो भी मोबाइल अच्छा है जापान में है। जापानी कंपनी सबसे आगे चल रहा है अभी, सस्ता भी है, अच्छा भी है। हम ये फोडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे भारत में भी बहुत सारे फोडियम है जो डिजिटल फोडियम कहे जाते हैं, लेकिन जापान में नॉर्मल फोडियम तो है ही नहीं। जापान में नॉर्मल फोडियम की जगह पे ये सब लेटेस्ट फोडियम, ग्लास फोडियम चल रहा है। ऐसे भारत भी अभी कम नहीं है, भारत में भी है। अब बदलाव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी जातिवाद को खत्म करने की बात कर रहा हूं। तो आज करीबन 14,000 समुदाय के लोग हैं, लेकिन जाति में ले लिया जाए तो करीबन 400-500 जातियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन इन सभी को एक श्रेणी में रखा गया। तो पहले आया जनरल, जनरल में 7-8 जाति आए, फिर उसमें उसके नीचे ओबीसी, ओबीसी में BC1 BC2 मतलब पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा। उसके बाद से EBC जिसमें मुसलमान आ जाते हैं, अल्पसंख्यक, और SC ST दलित,
आदिवासी, ये लोग ST SC में आते हैं। और हमारा समुदाय पूरा बढ़िया तरीके से नदी के किनारे वाला था, जंगल में रहने वाले था, तो इसलिए हम ST SC वाले हो गए, हाँ, OBC वाले हो गए। मतलब लोग यहाँ पर बांटेंगे कि हम इस श्रेणी के हैं। हमने मेडिकल कर रहे थे, मेडिकल में जातिवाद का कोई दिक्कत नहीं था। वहाँ पर मतलब जाति सर्टिफिकेट, कैरेक्टर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता था। मैंने मेडिकल ट्राई किया, उसके अगले साल भी ट्राई किया, लेकिन अगले साल हमसे कास्ट सर्टिफिकेट मांग लिया गया, जाति प्रमाण पत्र मांग लिया गया। तनिक भर भी क्षण नहीं लगा, उसी समय छोड़ दिए मेडिकल का सपना। क्योंकि मेरा एकदम साफ साफ बात था कि अगर जिस चीज में जाति की बात आ जाती है, हम वो सपना मतलब वो चीज को हटा देंगे। इसीलिए मैं स्कूल में जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता था, स्कूल मैंने जाना कम कर दिया, कोचिंगों में जाना बंद कर दिया, क्योंकि कोचिंग में पढ़ाई कम, फालतूगिरी ज्यादा होता था। ये जातिवाद से ऊपर निकलना पड़ेगा ना जी, बिना कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारे नाम के आगे देखोगे तो आप हर्षवर्धन बिहार पाओगे। ऐसे हम हर्षवर्धन हिंद बिहार बोलते हैं, लेकिन अभी बिहार की जरूरत है, बिहार को बनाना है। तो मेरे दिमाग में हिंद बिहार पहले नहीं आया था, हिंद बिहार बाद में आया, लेकिन उससे पहले से मैं हर्षवर्धन बिहार लिखने लगा था, तो हर्षवर्धन बिहार को ही आगे लेकर चला। लेकिन आज भी बोलता हूँ हर्षवर्धन हिंद बिहार। हिंदुस्तान के बेटे हैं हम, इधर उधर ऐरो गैरो की धरती का नहीं है। हम उस पवित्र धरती के जन्मे इंसान हैं, उस पवित्र धरती के जन्मे बच्चे हैं जो जनहित के लिए कुर्बान होने के लिए भी तैयार होते थे, जनहित के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए भी तैयार होते थे। इसी धरती के जन्मे श्री राम अपने पिता का वचन को पूरा करने के लिए जन जन मतलब पद पद एकदम जंगल में गए, जंगल में बसे, 14 साल बस कराए। उसमें वो अनेकों प्रकार के जाति के लोगों से मिले। ऐसे हम एक जगह सुन रहे थे कि श्री राम ने कुछ ऐसा किया वैसा किया। हमने किया कुछ नहीं किया भैया। आप रामायण पढ़े होंगे तो उसमें एक आदिवासी समुदाय, बिहार के आदिवासी समुदाय का एक नेता आकर मिला कि मेरे राम प्रभु आ गए, मेरे राम प्रभु आ गए। उन्होंने अपना पूरा दल बल लेकर सामने आए कि हाँ मेरे प्रभु आ गए, बढ़िया सेवा किया, लेकिन घर जाने के कल चलने के लिए बोला तो नहीं चले। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से हमारी अयोध्या की सीमा समाप्त होती है, मित्र तुम इसकी रक्षा करना। तो वो किस समुदाय के थे? आज के भाषा में बोलूं तो SC के समुदाय के थे, SC ST समुदाय के, मतलब डोम चमार जाति जो बोला जाता है आम भाषा में, उस समुदाय के लोग थे। जंगल आदिवासी दलित समझ लो ना, सीधा सा बात है। मतलब उनके साथ बैठना, उनके साथ खाना, उनके साथ गले लगना उनको कोई दिक्कत नहीं था। आज के जमाने में भी दिक्कत किस लिए होता है? हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम मैं अभी बताना नहीं चाहता, बता नहीं सकता, तो मतलब उनकी मैं बात बताता हूं उनको कि एक बार मैंने उनसे फोन से बात कर रहा था, तो मेरे पापा जी पूछे थे कि तुम मुझसे पूछना है कौन जात का है, वो कास्ट कौन है। उस समय करीब आज से 5 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो हमने बात ही बात में पूछा कि अच्छा आप किस कास्ट के हैं, तो उन्होंने बताया नहीं, हिचकिचा रहे थे, बहुत हिचकिचाए। फिर मैंने बाद में बोला एक बात ध्यान रखिएगा, आप हर्षवर्धन के दोस्त हैं, ऐरू गैरू के नहीं। हर्षवर्धन को कोई परवाह नहीं पड़ता कि आप किस कास्ट से हैं। जिस तरह हमारा व्यवहार पहले था, आज भी रहेगा, आगे भी होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं ला सकता है। इस पर आप विश्वास रखिए, ध्यान रखिए, और आप एकदम पेटोक बोलिए